आ रही हैं। तो जर्मनी की जो उच्च तकनीक है, जो एक बड़ा भारी इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, और उसका भारत के साथ मिल जाना एक बहुत बड़ी अच्छी चीज होगी भारत के लिए, और दोनों ही राष्ट्रों के लिए ये दोनों ही राष्ट्रों के हित में होगी और दोनों ही राष्ट्रों का इससे फायदा होने वाला है। भारत और जर्मनी के बीच नए समझौतों का फायदा जल्द ही दिखने लगेगा। मौजूदा हालात में दोनों ही देशों को एक दूसरे के सहयोग की दरकार है। जहां जर्मनी यूरोप की एक बड़ी ताकत है, वहीं भारत दक्षिण एशिया की। इसके अलावा दक्षिण एशिया की अर्थव्यवस्था मजबूत हालत में है और भारत बड़ा निवेश आकर्षित करके इसका फायदा उठाना चाहता है। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। राहुल ग्रुप ऑफ कंपनीज, सुनहरे भविष्य के शपथ। राहुल प्राइसिंग, असली भरोसेमंद दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शांत। तू एक सॉलिड हीरो है, समझे सबको ये जीरो है। पप्पू की जीन्स कमाल है, पप्पू की वॉच धमाल, पर पप्पू सुन नहीं सकता क्यों है? हथेली पे जान है, कानों में हेडफोन ऑन है। पप्पू था एक सॉलिड हीरो। पप्पू ना बने। सड़क पर चलते समय मोबाइल और हेडफोन्स का प्रयोग ना करें। सड़क नियमों का पालन करें। जिंदगी आपकी है, सोचना आपको है। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जर्मनी दौरा, कई द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई बातचीत, दोनों देशों के बीच हुए कई समझौते। डेज ऑफ इंडिया कार्यक्रम का हुआ समापन कार्यक्रम को प्रधानमंत्री ने किया संबोधित। देखिए सोमवार रात 9:03 पर बर्लिन में मनमोहन, ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। मेवाड़ महोत्सव उदयपुर की शान, जिसमें झलकती है राजस्थान की संस्कृति, जो करता है मेलों और त्योहारों की सराबोर। जरूर से देखिएगा रसोई से का मेवाड़ महोत्सव 13 और 15 अप्रैल को दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड। अगर आपको लगता है कि आप में भी है वो बात कि आप बन सके बेस्ट मॉम सुपर गृहिणी, और अगर आपको लगता है कि आप दोनों पति पत्नी है बेस्ट कपल, तो अपने एक अच्छे से फोटोग्राफ के साथ और बेस्ट होने की रीजन के साथ हमें मेल करें। आप सबके लिए हमारा ईमेल आईडी है etv@gmail.com। तो देखते रहिए मिसेस भाग्यशाली अब हफ्ते के 3 दिन, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार दोपहर 3:30 पे। अब आप पुनः प्रसारण भी देख सकते हैं। जी हाँ, यानी कि हफ्ते के 3 दिन, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार सुबह 11:30 पर सिर्फ ईटीवी बिहार झारखंड। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल में। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। योर ड्रीम कम्स ट्रू इन SIBM जमशेदपुर। लिटिल वुल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। ग्रिजली विद्यालय कोडरमा। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची। NSIT बेटा पटना बिहार। कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा नमान से सड़ान से, तदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का, बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान ग्रह नक्षत्र और आप में। अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 186-142-444-5517 या फिर हमें SMS करें 562635 पर। पाकिस्तान में चुनाव भले ही अगले महीने हो, लेकिन लोगों में जोशो खरोश नदारद है। इसे आतंकवाद का डर कहें या लोगों का राजनीति से खत्म होता यकीन। आजकल ना तो पाकिस्तान में बड़ी सियासी रैलियां हो रही हैं और ना ही चुनाव का शोर शराबा दिखाई दे रहा है।
परवेज मुशर्रफ के आने से भले ही पाकिस्तान की सियासत में थोड़ा उफान आया था, लेकिन जल्द ही ये शोर भी थम गया। इस बीच सियासी लीडरों के कत्लेआम का सिलसिला भी शुरू हो गया है। वैसे तमाम राजनेता भले ही चुनाव प्रचार पर कोई खास तवज्जो न दे रहे हों, लेकिन राष्ट्रपति होने के बावजूद आसिफ अली जरदारी ने अपनी पार्टी की तरफ से प्रचार की कमान थाम ली है। पाकिस्तान में अगले महीने होने वाले चुनाव से बड़े सियासी बदलाव की उम्मीद है, लेकिन सियासी पार्टियां, उम्मीदवारों और आम लोगों में भी जोशो खरोश नदारद है। रैलियों में गरजते बरसते राजनेता कम ही दिखाई दे रहे हैं। सबसे ज्यादा मुश्किल स्थिति है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप से घिरी पीपीपी भला किस मुद्दे के सहारे लोगों से वोट मांगने जाए, क्योंकि 5 सालों तक काम तो उसने कुछ किया ही नहीं। पिछले कुछ बरसों में पाकिस्तान के हालात जितने खराब हुए हैं उतने पहले कभी नहीं रहे। हालात जो है वो बदलेंगे नहीं, क्योंकि मुल्क जो है वो बैरूनी कर्जों में जकड़ा हुआ है और मुल्की हालात जो हैं वो बहुत गंभीर हैं। यहाँ पॉलिसी बनाना कोई इतना आसान नहीं है। पाकिस्तान में सियासी पार्टियां खराब हालात के लिए एक दूसरे पर दोष मढ़ने में लगी हैं। हालांकि अपनी जिम्मेदारी से कोई नहीं बच सकता। तमाम सियासी विरोधाभास और मतभेदों के बावजूद पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट और अवामी नेशनल पार्टी जैसी जमातों ने एक दूसरे से गठबंधन बनाए रखा। यही वजह है कि सियासी पार्टियों के पास मुद्दों का अभाव है और लोगों ने तो उम्मीद का दामन ही छोड़ दिया है। उन्हें 5 साल पूरे कर लिए, अब दूसरों को चांस देना चाहिए, दूसरों को भी आना चाहिए और दूसरा भी कुछ करके दिखाए। इन्होंने जो 5 साल में हशर करा है ना इस मुल्क का, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख में किसी ने हशर नहीं करा। पाकिस्तान के इस बार के चुनाव में भ्रष्टाचार और आतंकवाद सबसे बड़ा मुद्दा है। इस बीच फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क नामक इलेक्शन मॉनिटरिंग एजेंसी ने एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें बताया गया है कि पाकिस्तान में चुनाव लड़ने वाले 4108 उम्मीदवारों में से 53% लोगों ने अपने हलफनामे में नेशनल टैक्स नंबर नहीं बताया है। इसका मतलब ये हुआ कि इन सभी ने कोई टैक्स भरा ही नहीं। टैक्स न अदा करने वालों में राष्ट्रपति जरदारी जैसे कई बड़े नेता भी शामिल हैं। वैसे जरदारी साहब किसी जमाने में कमीशन खोरी के चलते मिस्टर 10% के नाम से मशहूर रहे हैं। नेताओं की इन्हीं हरकतों की वजह से लोगों का इन पर से यकीन बिल्कुल ही खत्म हो गया है। मेरा ख्याल है कि आप रेटिंग कर लें, वैसे देख लें, हर बंदे से पूछ लें, तंग आया हुआ है ना को नहीं। कहाँ से हुकूमत आ जाएगी? अगर आएगी तो फिर ये किस तरह आएगी? धांधली से आएगी, उसके अलावा तो कोई है नहीं। तो आवाम फिर मेरा ख्याल है कि जिस वक्त निकलेगी तो सुरौन डालेगी सबको। पाकिस्तान के इस बार के चुनाव में इमरान खान और परवेज मुशर्रफ जैसे नेता भी मैदान में हैं, जिनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये लोग पिछली बार हुए चुनाव का हिस्सा नहीं थे। वैसे बात अगर मुशर्रफ की हो तो उनकी मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। उनकी गिरफ्तारी पर भले ही रोक लगा दी गई हो, लेकिन कई जगह से उनकी उम्मीदवारी का पर्चा खारिज हो चुका है। इससे नाराज मुशर्रफ साहब ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। किसी जमाने में न्यायपालिका से सीधा टकराव मोल लेने वाले मुशर्रफ आज मुसीबत पड़ने पर अदालत की शरण में आए हैं। शायद यही वक्त का तकाजा है। देखना होगा कि इन चुनाव के बाद क्या पाकिस्तान मुश्किल वक्त से निकलने में कामयाब होगा। अब वक्त है एक और छोटी सी ब्रेक का। ऑफिस जाते हो मतलब तुम ही काम करते हो। एक दिन जी के देखो मेरी लाइफ। एक दिन मेरी लाइफ जियो, पता चलेगा। आइडिया। Ajay, sales are down. Need you here right now. ASAP.
प्रेम साहब मैं काम पे 2-3 दिन नहीं आएगी। वर्मा फुल पैनिक है, अपनी छुट्टी प्लीज पोस्टपोन कर दे। मैडम आर्टिकल का डेडलाइन आ जाए। मैडम पानी नहीं आएगा, भर के रखना। अजय यू हैव टू गो टू इंदौर। तो कैसा रहा तुम्हारा दिन? चाय लाती हूँ। नहीं मैं बनाता हूँ। एक दूसरे को समझने के लिए टेलीफोन एक्सचेंज, व्हाट एन आइडिया। नया मॉर्टीन नेचर गार्ड लो स्मोक कॉइल कुदरती गुणों के साथ ये रखे मेरे परिवार को सुरक्षित। मॉर्टीन नेचर गार्ड, ख्याल आपके परिवार का। तारीख बदलती है, आंकड़े बदलते हैं, तस्वीरें बदल जाती हैं, लेकिन सच नहीं बदलता। अपने परिवार को इस खौफनाक सच से बचाएं, सावधानी से गाड़ी चलाएं। गलत लेन में ड्राइविंग, तेज रफ्तार, सीट बेल्ट नहीं लगाना और ट्रैफिक सिग्नल की अनदेखी जैसी गलतियां जानलेवा हो सकती हैं। मालिनी अवस्थी मेरे साथ है यहाँ पिछले अकेला जी, विजय भारती जी। धागा हमारे कहा मान रे, सैया के बुला दे, सैया के बुला दे, रसिया के बुला दे, सिवा के बुला दे। रसा भरल बचनिया राम सपनवा। देखिए धुन रविवार रात 8 बजे, पुनः प्रसारण रविवार रात 11 बजे। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं योर ड्रीम कम्स ट्रू NSIBM जमशेदपुर। पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक हाइड्रोफॉल में। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। गोल्डन 777 कब्जा, मजबूती में बेमिसाल। खलारी सुपर सीमेंट, 75 वर्षों का भरोसा। NSIT बेटा पटना बिहार। करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। आबादी करीब 20 करोड़, फिर भी रह गए पिछड़े। कमी नहीं है संसाधनों की, फिर भी नहीं सुधरे हालात। आजादी से आज तक चलता रहा वादों और दावों का सिलसिला। मिला कुछ, अधूरा रह गया बहुत कुछ। कहाँ रह गई कमी? क्यों रह गए अल्पसंख्यकों की तरक्की के ख्वाब अधूरे? देखिए सरकारों के दावों और हालात की सच्चाई दिखाता कार्यक्रम अधूरे ख्वाब इस समय पर। अब पेश है हमारा खास सेक्शन खबरें रफ्तार से। भागती दौड़ती जिंदगी में तेजी से वाहनों की संख्या में इजाफा हो रहा है। ऐसे में भारत समेत दुनिया भर के कई देशों में वायु प्रदूषण एक चिंता का विषय बना हुआ है। बीजिंग में कुछ वक्त पहले प्रदूषण का स्तर खतरनाक सतह तक पहुंच गया था। तेजी से औद्योगिकरण का खमियाजा विकसित देशों को उठाना पड़ रहा है। समस्या तब और बढ़ जाती है जब पता ही न हो कि शहर की आबोहवा कितनी दूषित है। जब तक प्रदूषण का लेवल नहीं पता चलेगा तब तक उसे कम नहीं किया जा सकता। इस मसले से निपटने के लिए जापान ने इस समस्या का समाधान प्रस्तुत किया है। खास डिवाइस के तहत प्रदूषण की सतह का बिल्कुल सही पता लगाया जा सकता है। जापान की इस प्रौद्योगिकी से भारत के मुख्तलिफ शहरों में वायु प्रदूषण पर कड़ी नजर रखने की मदद मिलेगी और इंसानी सेहत बेहतर हो सकेगी। वैसे अगर समस्याओं से निपटने का हौसला हो तो मुश्किलें आसान हो जाती है। इसका एक उदाहरण है जापान का किताक्युशु शहर। 1960 में औद्योगिक क्रांति की वजह से ये शहर काफी प्रदूषित हो गया था। उसके बाद यहाँ के लोगों ने प्रदूषण को बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाए। इसकी याद में यहाँ एक एनवायरमेंट म्यूजियम भी बनाया गया है। सीरिया का संकट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। इस खूनी जंग में हर रोज बड़ी तादाद में निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं।
ऐसा अनुमान है कि अगर ये जंग जल्द ही न रुकी तो मरने वालों की तादाद 1 लाख का आंकड़ा पार कर सकती है। कई अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों का आरोप है कि सीरिया में दोनों ही पक्ष अपने विरोधियों का मनोबल तोड़ने के लिए बलात्कार को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने $50 अरब के विदेशी मुहिम की शुरुआत की है। इसका मकसद स्पेस पावर के तौर पर रूस को नंबर 1 बनाना है। इस मंसूबे के तहत नया कॉस्मोड्रोम बनाया जाएगा, जहां से 10 साल के भीतर इंसान सीधे अंतरिक्ष में जा सकेंगे। पुतिन का कहना है कि 2015 में नए कॉस्मोड्रोम से पहला मिशन लॉन्च होगा, जबकि 2018 में इंसान को अंतरिक्ष में पहुंचाया जाएगा। रूस अभी तक अंतरिक्ष में इंसानों को भेजने के लिए कजाकिस्तान स्थित अंतरिक्ष केंद्र का उपयोग करता है। अमेरिका में बिना जरूरी कागजात के बरसों से वहां रह रहे लाखों प्रवासी लोगों को नागरिकता देने की मांग लगातार जोर पकड़ रही है। इस सिलसिले में कई जगहों पर जुलूस निकाले जा रहे हैं। इस बीच फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग भी इस अभियान में शामिल हो गए हैं। उन्होंने फॉरवर्ड यूएस नाम से एक संगठन बनाया है। जकरबर्ग ने कहा है कि वर्तमान अमेरिकी नीति मौजूदा समय के हिसाब से सही नहीं है। अब पेश है हॉलीवुड और ग्लैमर जगत से जुड़ा हमारा सेक्शन ग्लैमर अपडेट। 50 वर्षीय अभिनेता और एक्शन फिल्मों को ही अपनी पहली पसंद मानने वाले हॉलीवुड सुपरस्टार टॉम क्रूज मिशन इम्पॉसिबल सीरीज की 5वीं फिल्म में भी एक्शन करते ही नजर आएंगे। क्रूज का मानना है कि ये फिल्म उन्होंने इस उम्मीद के साथ बनानी शुरू की थी जिससे इसकी सीरीज बन सके और इस किरदार को निभाने के साथ साथ उनका भी मुकाम बनता जाएगा। हालांकि उनका कहना है कि अभी फिल्म की पटकथा पर काम चल रहा है और जल्द ही इसे पूरा भी कर लिया जाएगा। पॉप स्टार पूर्व दंपति केटी पेरी और रसेल ब्रांड अपने संबंधों को फिर से ठीक करने में जुटे हैं। ब्रांड की शादी पहले पॉप स्टार कैटी पेरी से हुई थी। हैरानी की बात तो ये है कि कैटी के जॉन मेयर से हुए परेशानी भरे अलगाव से उबरने में उनकी मदद कोई और नहीं बल्कि उनके पूर्व पति ब्रांड ही कर रहे हैं। पॉप स्टार ब्रिटनी स्पीयर्स जल्द ही अपने तीसरे बच्चे को जन्म देने वाली है। वैसे इस बार ब्रिटनी अपने बॉयफ्रेंड डेविड लुगाडो के बच्चे को जन्म देंगी। अपने मंगेतर जेसन ट्रेविक से अलग होने वाली ब्रिटनी ने हाल ही में लुगाडो के साथ डेटिंग करना शुरू किया है। इन दोनों को कई सार्वजनिक जगहों पर एक साथ देखा गया। दिलचस्प बात तो ये है कि ब्रिटनी ने ट्रेविक के साथ अपनी सगाई इसलिए तोड़ दी क्योंकि उन दोनों के बीच बच्चे को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई। पॉप स्टार और एक्ट्रेस सेलेना गोमेज ने अपने पूर्व प्रेमी जस्टिन बीबर से उनकी आने वाली डॉक्यूमेंट्री में मौजूद अपनी सारी फुटेज हटाने के लिए कहा है। स्प्रिंग ब्रेकर्स की अभिनेत्री का बीबर से इस साल की शुरुआत में अलगाव हो गया था। गोमेज अपनी उन सभी तस्वीरों को लेकर काफी चिंतित हैं जो बीबर अपनी 3D फिल्म नेवर से नेवर के संस्करण में डाल सकते हैं। फिल्म और टेलीविजन स्टार सोफिया वेरगेरा अपने सुंदर दिखने का पूरा फायदा उठाती हैं। सोफिया का कहना है कि उन्हें फिल्मों में कामुक दृश्य करने से कोई परहेज नहीं बल्कि वो तो इसे एंजॉय करती हैं। वैसे सोफिया को आकर्षक दिखने की वजह से काम मिलने में काफी मदद मिलती है। सोफिया का कहना है कि इंडस्ट्री में कई बरस बिताने के बाद उन्हें खुद को साबित करने की अब कोई जरूरत नहीं है। तो ये था दुनिया अपडेट। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, खुदा हाफिज। सुबह से दोपहर, शाम से रात, प्रदेश में क्या क्या हो रहा है जानना चाहता है हर कोई। बिहार और झारखंड की एक विरासत,
और प्रदेश में ही होने वाली घटनाओं की नजदीकियां हमें उत्सुक करती हैं उन खबरों की तरफ। इसलिए दोनों प्रदेश की खबरें दिन भर देखिए प्रादेशिक बुलेटिन में। अपना बिहार, जोहार झारखंड और राजधानी में सिर्फ ईटीवी बिहार झारखंड पर। नमस्कार, हाजिर हूं मैं प्रवीण दत्ता लिए आपका फेवरेट क्राइम शो दास्तान-ए-जुर्म। जब हैवानियत के तूफान में करहा उठे इंसानियत, जब जुर्म के सन्नाटे में गूंजने लगे मजलूमों की सिसकियां, तब उस खामोश जुर्म को हम देते हैं मुकम्मल आवाज और करते हैं आपको बाखबर, ताकि आप न हो जाएं किसी की खौफनाक बदनीयत के शिकार। देखिए दास्तान-ए-जुर्म सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं NSIT बीटा पटना बिहार। वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज आपकी सुरक्षा के लिए। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। Your dream comes true, NSIBM जमशेदपुर। नमस्कार, ईटीवी के खास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब में आपका स्वागत है। मैं हूं महफूज आलम। आज हम बात करेंगे बिहार के वक्फ बोर्ड और वक्फ की गई जमीनों के हालात के बारे में। दरअसल मुस्लिम समाज के विकास के नाम पर खुद मुस्लिम समुदाय की तरफ से हजारों करोड़ की संपत्तियों को दान किया गया है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आज तक उन संपत्तियों से किसी एक आदमी की मदद नहीं की जा सकी है, जबकि इस काम के लिए दो वक्फ बोर्ड कायम हैं। तो आइए हमारे खास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब में आज बात करते हैं वक्फ बोर्ड के हालात के बारे में। बिहार में अक़लियतों की आबादी तकरीबन 17% के करीब है। अक़लियती समाज की तालीमी, समाजी और आर्थिक मसलों पर हमेशा बहसें होती रही है। सरकार की तरफ से कराई गई सभी सर्वे रिपोर्टों ने भी इस बात का खुलासा किया है कि ये समाज विकास के मामले में पीछे छूट गया है, जिसमें तालीमी मसला बेहद संगीन है। ऐसे में सवाल है कि आखिर इस समाज को मेन स्ट्रीम से कैसे जोड़ा जाए। इस सिलसिले में अक़लियती समाज ने कुछ उपाय भी किया है और वो उपाय वक्फ की गई संपत्तियों से गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद से जुड़ा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस काम के लिए हजारों करोड़ की संपत्तियों को खुद इस समाज ने दान किया है, जिसे गरीबों की मदद की जा सके। लेकिन जानकारों के मुताबिक पिछले 6 दशक में वक्फ बोर्ड की तरफ से किसी भी एक आदमी की मदद नहीं की जा सकी है। चाहे बिहार गवर्नमेंट हो या हुकूमत हिंद हो, दोनों का मामला कभी भी औकाफ के सिलसिले में मुखलिसाना नहीं रहा। एक तो ये रहा कि इन 65 सालों के आजादी के बाद के सफरनामे में मुस्लिम अक़लियत के लिए तरक्यात के मंसूबे बहुत कम बने, और जो बने तो उसको अमली तौर पर उसका नफाज नहीं हो सका। दूसरी तरफ मुसलमानों की एक अपनी आबाई वरासत थी जो औकाफ के नाम से थी, और लोगों ने बड़े अखलास के साथ वक्फ फी सबीलिल्लाह भी किया, वक्फ अल औलाद भी किया, और इसकी आमदनी कई हजार करोड़ सालाना की है। लेकिन बड़ा अफसोस कि हुकूमत खुद इस गरीब मिल्लत के लिए कुछ नहीं कर रही है, और अगर इनके औकाफ के बारे में भी हुकूमत अगर इसको सपोर्ट करे तो मुसलमानों का बहुत बड़ा भले का काम हो सकता है। वक्फ बोर्ड तो खुद ही मोहताज है, वो कभी फिलहाल मदद करने के लायक तो है नहीं, लेकिन इंशाअल्लाह कोशिश हमारी जारी है कि वक्फ बोर्ड को ऐसा बना दें कि वो खुद किसी की मदद करने के लायक बन जाए और वो खुद अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। जाहिर है सवाल काफी गंभीर हैं। पूरे बिहार में वक्फ की संपत्तियों की बड़ी तादाद है, जिसे वक्फ एस्टेट के नाम से हम जानते हैं। दरअसल दान की गई संपत्तियों की देख रेख के लिए वक्फ बोर्ड की स्थापना की गई है। बिहार में दो वक्फ बोर्ड हैं, एक सुन्नी और दूसरा शिया वक्फ बोर्ड। सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास 2548 वक्फ एस्टेट है और शिया वक्फ बोर्ड के पास 247 वक्फ एस्टेट। प्रत्येक वक्फ एस्टेट की मालियत करोड़ों की बताई जाती है, लेकिन वक्फ बोर्ड को
अपनी संपत्तियों से सालाना 20 लाख रुपए की आमदनी होती है। बोर्ड के अधिकारियों की माने तो 20 लाख रुपए से दफ्तर भी नहीं चल पाता है। वक्फ को डेवलप करने के लिए है कि इसको नाजायज कब्जे से जैसे भी हो इसको हटाया जाए और इसका तहफ्फुज किया जाए। दूसरे इसके तरक्याती प्रोग्राम को अमल में लाना बहुत जरूरी है। हमारे पास जायदादें हैं लेकिन उसका सही इस्तेमाल नहीं है। हमारे पास पटना जैसे शहर में सैकड़ों करोड़ की जायदादें हैं, सैकड़ों करोड़ की जायदादें हैं। अगर कुछ 10 जायदाद को अगर हम इस लायक बना दे कि वो आमदनी उससे हासिल हो तो उससे वक्फ बोर्ड का सारा खर्च पूरा मुकम्मल हो जाएगा। यानी वक्फ बोर्ड खुद कंगाली की मार झेलने पर मजबूर है। वक्फ बोर्ड को 2 तरह से पैसे मिलते हैं, एक अपनी आमदनी और दूसरा सरकारी ग्रांट। देखिए वक्फ बोर्ड को किस तरह से पैसे मिलते हैं। पूरे सूबे में वक्फ बोर्ड के हजारों वक्फ एस्टेट हैं। प्रत्येक वक्फ एस्टेट की मालियत करोड़ों की है। वक्फ एस्टेट आमदनी का अकेला स्रोत है। वक्फ एस्टेट की आमदनी का 6% हिस्सा वक्फ बोर्ड को मिलता है। यही रकम बोर्ड के आमदनी का जरिया है। वक्फ एस्टेट के आमदनी का 1% हिस्सा सेंट्रल वक्फ काउंसिल को जाता है। वक्फ एस्टेट के 93% हिस्सा खुद उसी वक्फ एस्टेट के पास रह जाता है, जिसे वक्फ एस्टेट का विकास कराना होता है। वक्फ एस्टेट को मुतवल्ली चलाते हैं और मुतवल्लियों की तरफ से हमेशा गड़बड़ियों की शिकायत होती रही है। दूसरी रकम अनुदान की है जो सरकार की तरफ से दी जाती है। सालाना सुन्नी वक्फ बोर्ड को 23 लाख और शिया वक्फ बोर्ड को 10 लाख रुपए का ग्रांट मिलता है। मसला ये है कि ग्रांट और आमदनी दोनों रकम मिलाकर वक्फ बोर्ड अपने ऑफिस तक का पेट नहीं भर पाता है। बावजूद इसके दावे काफी बड़े बड़े किए जाते रहे हैं। मालियाती कारपोरेशन के तर्ज पर एक कारपोरेशन कायम होना चाहिए, जिसके लिए अगर सरकारें कम से कम 50 करोड़ रुपए उस कारपोरेशन में दें, जो एक तामीराती काम की तकमील के बाद फिर उसकी आमदनी से दूसरी जगह काम किया जाए तो ये शुरुआत हो सकती है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या वक्फ की गई जमीनों के कब्जे से जुड़ी है। खुद वक्फ बोर्ड के ऑफिसर कहते हैं कि सूबे में कोई भी वक्फ एस्टेट ऐसा नहीं है जिस पर जमीन माफियाओं का नाजायज कब्जा नहीं हो। इस मामले में सरकार के साथ ही वक्फ बोर्ड दर्जनों बार कब्जे की जमीनों को आजाद कराने का ऐलान कर चुकी है। बावजूद इस सिलसिले में अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। नतीजा आज भी करोड़ों की जमीनों पर कब्जा है। कोई ऐसा शख्स नहीं है जो वक्फ बोर्ड की कमान अपने हाथ में ले और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करे। 2 वजह है, एक तो डर लगता है लोगों को कि लोगों ने कब्जा कर रखा है और ऐसे लोगों ने कब्जा कर रखा है जो काफी मजबूत हैं और उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। दूसरे सरकार भी इसमें इनिशिएट नहीं लेती है, सरकार मदद नहीं करती है और जितना लोगों का वक्फ में लोगों ने अपना जो डोनेशन दे रखा है, अगर उन तमाम जायदाद का अगर कॉमर्शलाइज कर दिया जाए तो आज सैकड़ों लड़कियों की शादी हो सकती है, सैकड़ों बच्चे टेक्निकल इंस्टीट्यूट में पढ़ सकते हैं उस पैसे से और न जाने हजारों बच्चे स्कूल कॉलेजेस में पढ़ सकते हैं। वक्फ की जमीन और जायदाद जो फैली हुई है उसमें कई तरह का फैक्टर है। एक तो यह है कि खुद अकलियती तबके के अफराद बहुत सारे वक्फ पर काबिज बने हुए हैं और नाजायज कब्जा है उनका। दूसरी बात यह है कि सरकारी सतह पर भी वक्फ की जायदादों पर काबिज हैं, सरकार भी काबिज है और सरकारी तहवील में भी बहुत सारी जमीन वक्फ की मौजूद है। बुनियादी तौर पर जिम्मेदारी सरकार की होती है कि वक्फ की जायदाद जिस काम के लिए वक्फ की गई थी उसको इस पोजीशन में ला दे उस जमीन को, ताकि उसमें उससे अपलिफ्टमेंट का काम लिया जा सके। हालांकि देश के दूसरे सूबों में वक्फ की संपत्तियों से काफी काम लिया जा रहा है। सैकड़ों तालीमी इदारे कामयाबी के साथ चलाए जा रहे हैं, लेकिन बिहार के वक्फ बोर्ड अपनी आमदनी से खुद का दफ्तर तक नहीं चला पाती है। हमारे वक्फ बोर्ड में मुलाजमीन है, उसकी तनख्वाह तो हम दे ही नहीं पा रहे। वक्फ बोर्ड को 6% से मिलता है वक्फ से, 94% तो जो मुतवल्ली हजरात हैं या जो वक्फ एस्टेट है उसी में खर्च होता है। हमेशा ये बात सामने आती रही है कि अकलियती आबादी तालीम में काफी पीछे है। वक्फ बोर्ड अपनी आमदनी से तालीमी इदारों का, तालीमी संस्थाओं का
एक बड़ा नेटवर्क कायम कर सकती है। देश के कई सूबों ने ये मिसाल भी कायम की है, लेकिन बिहार के वक्फ बोर्डों की हालत ये है कि उनके पास अपने कर्मचारियों को वेतन देने का भी पैसा नहीं है।